अगर आप एक अकाउंटेंट है और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इसमें मैं एडवांस जर्नल एंट्री कंसेप्ट समझाने वाली हूँ एकदम डिटेल में, जिसमें जीएसटी, टीडीएस, पी टैक्स सारी चीजों का इम्प्लीकेशन मैं समझाऊंगी। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपकी कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जरूर प्रेस कीजिए। आपको दूसरा वीडियो कौन से टॉपिक में चाहिए जरूर बताइए। तो हम स्टार्ट करते हैं एडवांस जर्नल एंट्री कंसेप्ट के साथ। सबसे पहले एक नॉर्मल जर्नल एंट्री का कंसेप्ट हम समझते हैं। डेबिट हम क्या करते हैं, जो भी हमारा खर्चा होता है या हमारा असेट अगर बढ़ रहा है या लाइबिलिटी कम रहा है तो हम उसको डेबिट करते हैं। मतलब डेबिट में सुकून है। कभी कभी परेशानी होती है डेबिट में जब लॉसेस हो जाती है। ठीक है, तो लॉसेस जो है वो एक्सेप्शनल केस है, हम लॉसेस को भी डेबिट करते हैं। क्रेडिट क्या चीज को करते हैं, अगर हम मेहनत कर रहे हैं मतलब इनकम कर रहे हैं तो थोड़ा हम परेशान हो रहे हैं, हमें मेहनत करना पड़ रहा है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। अगर हमारा दायित्व बढ़ रहा है, हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट करते हैं, और असेट कम रहा है तो हम क्रेडिट करते हैं। या सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम कर सकते हैं, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाटा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 20 लाख। तो ये सिंपल जर्नल एंट्री है, मैं सिंपल जर्नल एंट्री से स्टार्ट कर रही हूँ। इसका एंट्री क्या होगा, बैंक हम डेबिट करेंगे 20 लाख से, और कैपिटल हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 20 लाख से। बैंक मेरे लिए क्या है, असेट है। मेरा असेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है। कैपिटल क्या है, अगर बिजनेस के नजरिए से सोचे तो कैपिटल लाइबिलिटी है जो ओनर इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो कैपिटल जो है लाइबिलिटी है, ओनर को वापस देना है, तो इसलिए वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब हम आगे चलते हैं। It took go down on rent amounting to 35,400 from Neha Gauri Saria including GST। अब इसमें GST included है, ये इनवॉइस वैल्यू है। सबसे पहले रेंट जो है उसका क्रेडिट हमें मिलता है, उसका क्रेडिट ब्लॉक्ड नहीं है। क्रेडिट हमें मिलेगा अगर हम सारा टर्म्स एंड कंडीशन पूरा करते हैं तो हमको क्रेडिट मिलेगा। तो सबसे पहले हम टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे। तो टैक्सेबल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम 35,400 को 118 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। हम अज्यूम करते हैं 18% जीएसटी इंक्लूडेड है, तो 118 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें मिलेगा 30,000। तो एंट्री क्या होगा, गो डाउन रेंट जो हमारा खर्चा है वो डेबिट होगा 30,000 से। इनपुट सीजीएसटी डेबिट होगा 2700 से, इनपुट एसजीएसटी 2700 से। तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी हमारे लिए क्या है, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी हमारे लिए असेट है, क्योंकि उसको हम बाद में यूज करेंगे आउटपुट टैक्स पेमेंट करने के लिए। तो ये डेबिट होगा। और नेहा गौरी सरिया को पैसा देना है रेंट का, तो वो मेरे लिए लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट होगा। अब नेहा गौरी सरिया को फिर हम डेबिट करेंगे और टीडीएस को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि देखिए टीडीएस का भी इम्प्लीकेशन इसमें आएगा। रेंट के केस में 194 आई में टीडीएस एप्लीकेबल है 10% के हिसाब से, अगर 2,40,000 पर एनम एक्सीड करता है तो टीडीएस एप्लीकेबल है। इसमें देखिए हमारा पर मंथ रेंट 30,000 है, अगर हम 12 महीने का रेंट करें तो 30,000 इंटू 12 2,40,000 से ज्यादा होगा, इसलिए हमको टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना पड़ेगा। 30,000 का 10% अगर हम करेंगे तो 3,000 टीडीएस डिडक्ट होगा। नेहा गौरेसरिया का लाइबिलिटी कम हो रहा है और टीडीएस की लाइबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए क्रेडिट हो रहा है। और सिंपली हम टीडीएस पेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे 3,000 से और बैंक को क्रेडिट करेंगे। इसमें समझने की बात ये है कि 30,000 पे 10% टीडीएस कटेगा, जीएसटी अमाउंट पे टीडीएस नहीं कटता है, तो हम टैक्सेबल अमाउंट पे टीडीएस काटेंगे, 3,000 हमारा कटेगा टीडीएस। अब हम आगे चलते हैं। इट परचेज प्लांट एंड मशीनरी वर्थ 5,60,000। ये भी इनवॉइस वैल्यू है क्योंकि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। किससे लिया गया है, दिल्ली से लिया गया है, राघव राव से 12% के हिसाब से। तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव जीएसटी हमको निकालना है। प्लांट एंड मशीनरी कैपिटल गुड्स है, इसका भी क्रेडिट हमको मिलता है अगर हम टर्म्स एंड कंडीशन पूरा करते हैं। हमारे पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, हमें गुड्स या सर्विस रिसीव हो जाना चाहिए, पेमेंट हो जाना चाहिए, टू बी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर हम पूरा करते हैं तो उसका क्रेडिट तो हमको मिलता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 5,60,000 जो है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। अगर हमको जीएसटी हटाना है तो 5,60,000 डिवाइडेड बाय 112 इंटू हम क्या करेंगे 100।
तो हमारा कितना आएगा, 5 लाख रुपए आएगा। अब इनपुट आईजीएसटी डेबिट करेंगे। सोचने वाली बात है, जब भी आप इंटरव्यू में जाओ, सामने वाला आपको बोल रहा है बाहर से परचेज हुआ है, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये तो आईजीएसटी है, इनपुट आईजीएसटी डेबिट होगा, क्योंकि ये मेरा असेट है, ये आगे चल के आउटपुट जो भी होगा उससे उसको पेमेंट करने में हेल्प करेगा। और राघव राव जो है हमारा लायबिलिटी है, हमें उससे पैसा देना है, इसलिए क्या होगा, ये क्रेडिट हो जाएगा 5,60,000 से। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट इसलिए हुआ है क्योंकि वो मेरा असेट है। तो आप देख सकते हैं ऐसे एंट्री हुई है। अब आगे चलते हैं। It purchased goods from Mega Plastic, a dealer registered in West Bengal, amounting to 2,10,000 inclusive of GST 5%। मतलब GST included है, invoice value है। तो क्या करेंगे, ये रजिस्टर्ड है, इससे हमने परचेज विद इन द स्टेट किया है, स्टेट के अंदर हमने परचेज किया है, तो परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। परचेज से हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा, इसलिए डेबिट हो रहा है। इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी इसलिए हुआ क्योंकि विद इन द स्टेट हम परचेज कर रहे हैं। और मेगा प्लास्टिक हमारे लिए क्रेडिटर है, उससे हमें पैसा देना है, वो मेरी लायबिलिटी है। लायबिलिटी जब बढ़ती है तब क्या होती है, क्रेडिट होती है, इसलिए मैंने क्रेडिट किया। अब आपको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दिया हुआ है 2,10,000, आपको एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी निकालना है। तो 2,10,000 डिवाइडेड बाई 105, क्योंकि 5% जीएसटी है, तो 105 इंटू 100 आप करोगे तो 2 लाख आपका आ जाएगा। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट विल बी योर आंसर इफ मेगा प्लास्टिक इज कंपोजिट डीलर और अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर मेगा प्लास्टिक कंपोजिट डीलर होता या अनरजिस्टर्ड पर्सन होता तो वो जीएसटी चार्ज नहीं करता इनवॉइस में। तो इसका आंसर क्या होता, परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख टू मेगा प्लास्टिक 2 लाख, क्योंकि वो जीएसटी चार्ज ही नहीं करेगा। इस केस में उसने जीएसटी चार्ज किया है क्योंकि वो रजिस्टर्ड है इसलिए। और परचेज कर रहे हैं मतलब हम कुछ गुड्स खरीद रहे हैं, इसलिए मेरा इनपुट है, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, इस कारण डेबिट हो रहा है। अब आगे चलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि मैम परचेज तो हमने कर दिया, परचेज रिटर्न के केस में जीएसटी का इम्प्लीकेशन क्या होगा। अब परचेज रिटर्न कर दिया मैंने, 1,05,000 होगा, यहाँ पर 1,05,000 वैल्यू का 5% इंक्लूडिंग जीएसटी है। पहले तो एक्सक्लूसिव निकालो, 1,05,000 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100 अगर आप करोगे तो आपको 1 लाख वैल्यू आएगा। आपने परचेज रिटर्न कर दिया, गुड्स आया तो आपने डेबिट किया, गुड्स चला जाएगा तो परचेज रिटर्न को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो मेगा प्लास्टिक को मैं इसलिए डेबिट कर रही हूँ, जब मैंने गुड्स लिया था उससे तो मुझे पैसा देना था, वो मेरी लायबिलिटी थी। अब क्या, गुड्स मैंने उसे वापस दे दिया, वापस अगर दे दिया तो मेरी लायबिलिटी मेगा प्लास्टिक की तरफ कम हो गई, मुझे कम पैसा देना पड़ेगा, तो लायबिलिटी कम हो गई, डेबिट हो रहा है। और परचेज रिटर्न मतलब गुड्स जा रहा है, मेरा असेट कम हो रहा है, तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन आता है कि मैम इधर आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी होगा या इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी। यहाँ पर इनपुट ही होगा, क्योंकि जब आपने परचेज किया था तब आपका इनपुट बढ़ा था, जब आप परचेज रिटर्न कर रहे हो तब आपका इनपुट जो है वो घट रहा है, तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्योंकि यहाँ पर असेट मेरा कम रहा है, जो मेरा आईटीसी में यूटिलाइज कर सकती थी अब मैं नहीं कर पाऊंगी उतना, आईटीसी कम हो गया है मेरा आईटीसी, तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी जो है वो क्रेडिट होगा इस केस में। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होता है, अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए तो आप ये आंसर दे सकते हैं। अब आगे चलते हैं। It sold goods to Plastic Center, a dealer registered in West Bengal, amounting to 1,50,000 to 250 inclusive of GST। GST included है, मैं सेल कर रही हूँ, मतलब ये मेरा क्या है, प्लास्टिक सेंटर मेरा डेटर है और मैं सेल कर रही हूँ। जब सेल करती हूँ तो गुड्स बाहर जा रहा है, गुड्स अगर बाहर जा रहा है तो क्या होगा, आउटपुट होगा, आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी होगा। तो एंट्री क्या होगा, प्लास्टिक सेंटर डेबिट क्यों हो गया, क्योंकि उससे पैसा मुझे लेना है, मैंने उसे बेचा है उधार में माल, तो पैसा लूंगी तो वो मेरा असेट है, और सेल जो है वो मेरा गुड्स जो है बाहर जा रहा है, तो ये मेरा असेट कम कर रहा है, टू सेल्स। ठीक है, प्लस टू आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है, क्योंकि मेरे को कस्टमर से आउटपुट सीजीएसटी कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को देना है, इसलिए ये मेरे लिए लायबिलिटी है। ये कंफ्यूजन होता है कि मैम
इनपुट सीजीएसटी क्या है, आउटपुट सीजीएसटी क्या है। इनपुट सीजीएसटी तो मेरा असेट है क्योंकि मैं आगे चल के यूटिलाइज कर सकती हूँ अगर मुझे क्रेडिट मिलेगा उसका तो। और आउटपुट क्या है, मुझे कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को देना है, तो ये मेरे लिए लायबिलिटी है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि इंटरव्यूअर आपको थोड़ा कंफ्यूज करने का कोशिश करता है। वो बोलता है व्हाट विल बी योर आंसर इफ प्लास्टिक सेंटर इज कॉम्पोजिट डीलर और अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर मैं जिसको सेल कर रही हूँ वो अनरजिस्टर्ड है या कॉम्पोजिट डीलर है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो अनरजिस्टर्ड हो जो भी हो, मैं तो जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, मैं तो उस पर टैक्स लगाऊंगी। तो आंसर क्या होगा, आंसर सेम होगा। प्लास्टिक सेंटर को डेबिट करेंगे हम टू सेल्स, इसमें इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी था, मैंने एक्सक्लूडिंग जीएसटी किया है। 1,52,250 को क्या किया है, जीएसटी को हटाया है। कैसे हटाया है, 1,52,250 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1,45,000 टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। तो ये आंसर तो सेम ही रहेगा, आप किसी को भी बेचो, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो आप तो जीएसटी लगाओगे और वो आपके लिए आउटपुट ही होगा क्योंकि आप कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दोगे, वो आपकी लायबिलिटी है। अब आगे चलते हैं। प्लास्टिक सेंटर और डीलर रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल रिटर्न गुड्स 31,500 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 5%। अब सेल रिटर्न हुआ है, जिसको मैंने सेल किया था उसने मुझे रिटर्न कर दिया, मतलब मेरे पास गुड्स वापस आ गया है। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न इसलिए डेबिट हो गया क्योंकि मेरे पास गुड्स वापस आ गया, मेरा स्टॉक बढ़ गया है। ओके, और आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी मेरा लायबिलिटी कम हो गया। ठीक है, जब मैंने बेचा था तब मेरी लायबिलिटी बढ़ गई थी, मैंने जो भी पार्टी है उससे मुझे कलेक्ट करना था और गवर्नमेंट को देना था। अब जो उसने मुझे वापस माल दे दिया है तो मुझे कम कलेक्ट करना होगा, इसलिए आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। ठीक है, मेरी लायबिलिटी कम हो रही है 750। अगर आप 31,500 को डिवाइड करोगे 105 से और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30,000 होगा और 750 आपका क्या आएगा, जीएसटी टू प्लास्टिक सेंटर 31,500। ये प्लास्टिक सेंटर आपके लिए क्या है, प्लास्टिक सेंटर आपका डेटर था, अब उससे कम पैसा लेना है क्योंकि उसने गुड्स को रिटर्न कर दिया। जब डेटर था तब मैंने डेबिट किया था, अब मेरा डेटर कम हो रहा है तो मैं क्या कर रही हूँ, क्रेडिट कर रही हूँ। अब आगे चलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड टू इनलैंड कंटेनर इंडिविजुअल नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी ₹40,000 ट्रांसपोर्टर ओन मोर देन 10 व्हीकल। अब देखिए मैंने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किया है इनलैंड कंटेनर को, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री सिंपल सी होगी, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू इनलैंड कंटेनर। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है वो क्या है, ये बेसिकली हमारा खर्चा है और इनलैंड कंटेनर उसको पैसा देना है तो वो मेरे लिए लायबिलिटी है। अब देखिए ये आंसर तो बहुत सिंपल हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में आरसीएम है, अगर सामने वाला आपसे 12% चार्ज नहीं कर रहा है जीएसटी, तो आपको 5% में देना होगा, 5% आरसीएम में देना होगा। प्लस इसमें अगर ट्रांसपोर्टर 10 व्हीकल से ज्यादा ओ करता है तो उसका टीडीएस कटेगा 194C में। ये बहुत सारे जन भूल जाते हैं कि टीडीएस भी कटेगा, क्योंकि ये टीडीएस का लिमिट क्या है, 194C में 30,000 लिमिट है, 30,000 से ज्यादा होगा तो आपका टीडीएस कटेगा, और एग्रीगेट में 1 लाख से ज्यादा होगा तो आपका क्या होगा, टीडीएस जो है वो डिडक्ट होगा। तो हमको देखना है इनलैंड का कितना टीडीएस कटेगा। अब ये इंडिविजुअल है, अगर इंडिविजुअल है तो 194C में 1% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होगा, अगर अदर देन इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो 2% के हिसाब से होगा, तो 1% ऑफ 40,400। तो इनलैंड कंटेनर क्या है, ये मेरी लाइबिलिटी थी जो कम हो गई, और मेरी लाइबिलिटी किसको ट्रांसफर हो गई, गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो गई। टीडीएस पेबल किसको चला गया, गवर्नमेंट को। अब टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये 40,000 का 1% मैंने निकाला है। और क्या होगा एंट्री, और एक और एंट्री होगा, दैट इज आरसीएम की एंट्री, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की एंट्री। इस केस में जो मैं सर्विस ले रही हूँ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का, वो मेरे लिए इनपुट है जो मुझे खुद से गवर्नमेंट को पे करना है। ट्रांसपोर्टर ने मुझसे कलेक्ट नहीं किया, मुझे गवर्नमेंट को खुद से पे करना है। तो उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में हम इनपुट सीजीएसटी आरसीएम को डेबिट करेंगे, इन
इनपुट एसजीएसटी आरसीएम को डेबिट करेंगे, इनपुट सीजीएसटी आरसीएम पेबल को क्रेडिट करेंगे, इनपुट एसजीएसटी आरसीएम पेबल को क्रेडिट करेंगे। ऐसा क्यों किया? देखिए ये मेरा क्या है, असेट भी है प्लस लाइबिलिटी भी है, क्योंकि मुझे इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा इसलिए मेरा असेट है, प्लस ये मेरे लिए लाइबिलिटी भी है क्योंकि मुझे खुद से गवर्नमेंट को देना है। तो इनपुट सीजीएसटी आरसीएम पेबल को मैंने क्या किया है, क्रेडिट किया है। अब एंट्री क्या करेंगे, इसे पे करेंगे, लाइबिलिटी को कम करेंगे, इनपुट सीजीएसटी आरसीएम अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी आरसीएम अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऐसे मैंने लाइबिलिटी को भी कम कर दिया है पेमेंट करके, क्योंकि मेरे को पेमेंट तो करना ही होगा। जो इनपुट टैक्स है रिवर्स चार्ज के केस में जो रेसिपेंट होता है उसको पे करना पड़ता है, और ट्रांसपोर्टेशन के केस में ज्यादातर अगर वो 12% चार्ज नहीं कर रहा है तो मुझे डायरेक्टली रेसिपेंट को डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। ये 1000 रुपया कैसे आया, अगर आप देखोगे 40,000 का अगर आप 5% करते हो तो 2000 आता है, और 2000 को आप डिवाइडेड बाय 2 करते हो तो 1000 रुपया होता है, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है। तो आपको क्या क्या देखना है, एक तो नॉर्मल एंट्री, एक टीडीएस की एंट्री, एक आरसीएम की एंट्री। इस सारा इफेक्ट अगर आप दोगे तब आप इंटरव्यू में आराम से प्रिपेयर कर सकते हो और आराम से सिलेक्ट भी हो सकते हो। आगे चलते हैं, तो इसमें देख सकते हैं आरसीएम 5% के हिसाब से एप्लीकेबल है, और इसमें 194C में टीडीएस भी डिडक्टेबल है। आगे चलते हैं, took unsecured loan of rupees 4 lakh from Nahata Vyapar at the rate 12% per annum। मैंने लोन लिया, लोन 12% के हिसाब से। सबसे पहले लोन की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख टू लोन फ्रॉम नाहटा व्यापार। तो मैंने बैंक को डेबिट किया क्योंकि वो मेरा असेट है, असेट बढ़ रहा है, और लोन मेरी लाइबिलिटी है इसलिए मैंने उसे क्रेडिट किया। अब देखिए लोन तो ऐसे मिलता नहीं है, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन को हम डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा खर्चा है और किसको देना है, नाहटा व्यापार को देना होगा वो इंटरेस्ट, तो वो मेरी लायबिलिटी है इसलिए। अब कितना देना है, 4 लाख का अगर हम 12% करेंगे तो 48,000 आता है, तो 48,000 मेरे को किसको देना है, नाहटा व्यापार को मेरे को देना है। लेकिन एक बात बताइए, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन में टीडीएस है? हाँ, अनसिक्योर्ड लोन में टीडीएस है, इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन में। तो नाहटा व्यापार का टीडीएस तब कटेगा, कब कटेगा, जब 5,000 से ज्यादा होगा। अब ये 5,000 से ज्यादा लिमिट क्रॉस कर रहा है, कितना टीडीएस कटेगा, 10% के हिसाब से। और ये 194J में नहीं कटेगा, इसमें आपको आई लिखना होगा। 194I में जो है आपका, सॉरी 194A में आपका जो है वो टीडीएस कटेगा, 194A में आपका इंटरेस्ट का टीडीएस जो है वो कटेगा। तो 48,000 का अगर हम 10% करें तो 4,800 होता है, तो 4,800 जो है आपका टीडीएस कटेगा। तो नाहटा व्यापार को डेबिट करेंगे और टीडीएस पेबल को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और टीडीएस पेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे और पैसा बैंक से पेमेंट कर देंगे। अब आगे चलते हैं, टुक एडवर्टाइजमेंट सर्विस ऑफ रुपीज 1,18,000 फ्रॉम पप्पू एडवर्टाइजर इंडिविजुअल इंक्लूडिंग जीएसटी 18%, इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट में जो है क्रेडिट ब्लॉक नहीं है, मुझे क्रेडिट मिलेगा सब्जेक्ट टू कंडीशन जो भी है। तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट को डेबिट करेंगे, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी कैसे निकालेंगे, 1,18,000 में जीएसटी इंक्लूडेड है, तो 1,18,000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100, तो 1 लाख आपका वैल्यू आएगा। इनपुट सीजीएसटी को आप डेबिट करोगे 9,000 से, और एसजीएसटी को डेबिट करोगे 9,000 से, और पप्पू एडवर्टाइजर को क्रेडिट करोगे क्योंकि उसको आपको पैसा देना है। एडवर्टाइजमेंट में 194C में, 194C मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल में आपका टीडीएस कटता है। टीडीएस क्या रेट रहता है, इंडिविजुअल का 1%, एचओएफ का 1%, अदर देन इंडिविजुअल एचओएफ 2%। तो पप्पू एडवर्टाइजर अकाउंट डेबिट टू टीडीएस पेबल, पप्पू को डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसे कम पैसा देंगे, पहले तो 1,18,000 देने का था लेकिन अब तो टीडीएस कटेगा ना, और टीडीएस पेबल को क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा देना मेरी लाइबिलिटी है, ठीक है। तो 1 लाख का 1% अगर आप करोगे तो 1,000 आएगा, ठीक है। वैसे टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर 194C एडवर्टाइजमेंट में एप्लीकेबल है, लिमिट पर बिल 30,000 है सिंगल बिल के हिसाब से, और एग्रीगेट के हिसाब से 1 लाख रुपए है, और 1% क्या है आपका रेट है।
ठीक है। तो इसके लिए आपको मेरा टीडीएस का वीडियो देखना होगा। टीडीएस का आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा, और आपको आरसीएम का वीडियो देखना है तो आप आरसीएम का वीडियो देख सकते हैं, ब्लॉक क्रेडिट का भी आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। अब आगे चलते हैं। Took lawyer service from Madhav Rao for dispute in relation to factory 40,000। मैंने लॉयर का सर्विस लिया। तो सबसे पहले आप टीडीएस का इम्प्लीकेशन सोचो। टीडीएस का इम्प्लीकेशन कब है? 194J में है। अगर 30,000 से ज्यादा है 10% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। ठीक है। अब जीएसटी का इम्प्लीकेशन, लॉयर जो है वो जीएसटी का बिल रेज नहीं करेगा, क्योंकि लॉयर का जो सर्विस है वो रिवर्स चार्ज में, सामने वाले को डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना है। अगर सामने वाले को डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना है तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी डेबिट होगा, और इनपुट सीजीएसटी आरसीएम पेबल क्रेडिट होगा, क्योंकि हमको खुद से गवर्नमेंट को देना, मेरा क्रेडिट भी है और मेरी लायबिलिटी भी है। तो इस केस में लीगल सर्विस जो है मेरा खर्चा है, इसलिए डेबिट हो रहा है, खर्चा डेबिट होता है। माधव राव मेरा जो लॉयर है उसे मुझे पैसा देना है, वो मेरे लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या होगी? क्रेडिट होगी। अब माधव राव का टीडीएस कटेगा। टीडीएस किस सेक्शन में कटेगा? 194J में टीडीएस कटने वाला है, क्योंकि लिमिट जो है 30,000 से ज्यादा है। यहाँ आप देख सकते हैं 40,000 है, 30,000 से ज्यादा क्रॉस कर रहा है, तो उस केस में 10% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। 10% इंटू 40,000 अगर आप करोगे तो 4,000 का टीडीएस आपका डिडक्ट होगा। तो मैंने माधव राव अकाउंट डेबिट किया, क्योंकि लाइबिलिटी कम रही है, उसका जो लाइबिलिटी है वो किसको देना है? उसको गवर्नमेंट को देना है। उसका कुछ पैसा काट के मुझे किसको देना है? गवर्नमेंट को देना है। और टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक हम करेंगे 4,000 के हिसाब से। अब सिंपली हम क्या करेंगे? इनपुट सीजीएसटी आरसीएम को डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि ये मेरा क्रेडिट है। ठीक है, इसका इसका मुझे क्रेडिट भी मिलेगा, प्लस मेरे लिए लायबिलिटी भी है, मुझे इसको देना भी है। तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी मेरे लिए एसेट है, प्लस मेरी लायबिलिटी भी है, क्योंकि मुझे डायरेक्टली गवर्नमेंट को देना है आरसीएम के केस में। इनपुट सीजीएसटी आरसीएम को डेबिट करेंगे, एसजीएसटी आरसीएम को डेबिट करेंगे, और बैंक को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि मैं अपना लायबिलिटी जो है वो पे ऑफ कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको क्या क्या इम्प्लीकेशन देखना पड़ा। एक तो आपको टीडीएस का इम्प्लीकेशन देखना पड़ा, कौन से सेक्शन में कटेगा, क्या लिमिट है, प्लस आपको आरसीएम का कोई इम्प्लीकेशन है वो भी देखना पड़ा। तो अगर ऐसे आप एंट्री समझ के जाओगे तो इंटरव्यू तो आराम से क्रैक कर पाओगे। आरसीएम कितना एप्लीकेबल है? 18% के हिसाब से एप्लीकेबल है। तो 18% अगर आप 40,000 का करोगे तो 7,200 आएगा। 7,200 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3,600, 3,600 आएगा। अब आगे चलते हैं। सेलिब्रेटेड दुर्गा पूजा इन द प्रेमाइसेस, फूड एंड बेवरेजेस अमाउंटिंग टू 4,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी @5% फ्रॉम डोमिनोज। डोमिनोज से मैंने खरीदा फूड एंड बेवरेजेस 4,000 का, इसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। तो ये क्या है? टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू का मतलब होता है जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है, और इनवॉइस वैल्यू का मतलब होता है इंक्लूडिंग जीएसटी। तो एंट्री सिंपल सी होगी, फूड एंड बेवरेजेस अकाउंट डेबिट 4,000, इनपुट सीजीएसटी डेबिट 100 रुपए। अगर आप 5% करोगे 4,000 का तो 200 रुपए आएगा। 200 को डिवाइड करोगे 2 से तो 100 रुपए आएगा टू डोमिनोज। अब सोचने की बात है, क्या इसका क्रेडिट मेरे को मिलेगा? इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी का क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि फूड एंड बेवरेजेस ब्लॉक क्रेडिट के अंदर आता है। तो ब्लॉक क्रेडिट के अंदर आता है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, मतलब फूड एंड बेवरेजेस की कॉस्ट से ऐड हो जाएगा। तो इसका जो ये जो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी है 100 रुपए का, ये किससे ऐड हो जाएगा? फूड एंड बेवरेजेस से ऐड हो जाएगा। तो 100 + 100 200 रुपए जो है वो मेरा कॉस्ट का पार्ट होगा। किसके कॉस्ट का? फूड एंड बेवरेजेस का कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। तो फूड एंड बेवरेजेस को हम डेबिट करेंगे, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। समझ रहे हैं आप इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? आपका ब्लॉक क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ पर क्रेडिट आपको दिखाया, फिर आपका क्रेडिट रिवर्स कर दिया। रिवर्स इसलिए किया क्योंकि इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, अगर मिलता तो डेबिट करते। डेबिट मैंने किया, फिर वापस से मैंने क्रेडिट क्यों कर दिया? क्योंकि इसका क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा। और फूड एंड बेवरेजेस का कॉस्ट मैंने बढ़ा दिया, कितना से? 200 रुपए से। ब्लॉक क्रेडिट एप्लीकेबल है फूड एंड बेवरेजेस में। तो जैसे ही आपको फूड एंड बेवरेजेस दिखे, कोई भी पूछे ब्लॉक क्रेडिट की एंट्री, तो ऐसे आप एंट्री बताओगे कि क्रेडिट इसमें नहीं मिलेगा।
या तो आप सिंपली ये बोल सकते हैं फूड एंड बेवरेजेस अकाउंट डेबिट टू डोमिनोज 4200। अब डोमिनोज को आप पेमेंट कर दोगे, डोमिनोज अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी कम रही है और बैंक से भी पैसा जा रहा है, असेट भी कम रहा है, तो 4200 आपने पेमेंट कर दिया। अब आगे चलते हैं, परचेज मोटर कार फ्रॉम होंडा शोरूम अमाउंटिंग टू ₹5 लाख एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, मतलब टैक्स एक्सक्लूडेड है, मतलब ये क्या है, टैक्सेबल वैल्यू है, इसमें टैक्स लगा हुआ नहीं है, जीएसटी 28% और सेस 20%। तो मोटर कार को मैंने डेबिट किया 5 लाख से, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी अगर आपको निकालना है 14% आपको करना होगा 5 लाख का, तो कितना आएगा, अगर आप देखोगे तो 14% आपका आएगा 1,40,000 के आसपास आएगा, तो 1,40,000 आएगा, 70,000 डिवाइड करोगे सीजीएसटी में, 70,000 एसजीएसटी में, और इनपुट सेस जो है 20% आप करोगे 5 लाख का, तो 1 लाख रुपए आएगा। और होंडा शोरूम जो है वो क्या हो जाएगा, होंडा शोरूम आपका क्रेडिट हो जाएगा 7,40,000 से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मोटर कार को मैंने डेबिट किया 5 लाख से, इनपुट सीजीएसटी अगर आप 14% 5 लाख का करो तो 70,000 आएगा, 14% 5 लाख का करो 70,000 आएगा, और ये आपका इनपुट सेस मैंने डेबिट किया है। अब क्वेश्चन आता है कि मोटर कार में जो 13% से कम कैपेसिटी का है उसमें क्या है, ब्लॉक क्रेडिट है। अगर मैंने होंडा सिटी खरीदी है तो उसमें क्रेडिट तो मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं सेम लाइन ऑफ बिजनेस में तो हूँ ही नहीं, तो उस केस में क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा, मतलब मोटर कार के वैल्यू से ये ऐड हो जाएगा और इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी और सेस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, मतलब मैंने वैल्यू में ऐड कर दिया, इसका मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। पहले मैंने डेबिट किया था फिर उसको रिवर्स करके उसके वैल्यू में ऐड कर दिया, क्योंकि ब्लॉक क्रेडिट एप्लीकेबल है मोटर कार में। अब इजी सा एंट्री है, सैलरी पेबल टू मोहन। कोई भी बोला आपको एज अ इंटरव्यूअर कि सैलरी मुझे देना है मोहन को 18,000, तो आप सिंपली बोलोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहन, देना है मतलब अभी तक दिया नहीं है तो सैलरी टू मोहन। और दूसरा कैंडिडेट क्या बोलेगा कि मोहन अकाउंट डेबिट टू पी टैक्स पेबल, पी टैक्स का भी इम्प्लीकेशन आएगा, क्योंकि मोहन को पूरा 18,000 तो हम देंगे नहीं, कुछ पी टैक्स भी तो काटना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। पी टैक्स का स्लैब जो है वो स्टेट टू स्टेट वैरी करता है, मैं वेस्ट बंगाल की हूँ तो वेस्ट बंगाल में अगर 15 से 20,000 के बीच में, 15 से 25,000 के बीच में 130 का स्लैब है, 130 का स्लैब जो है वो एप्लीकेबल है, तो इस केस में मैंने 130 रुपए जो है वो डिडक्ट किया है। तो सीन्स 15 से 25 के बीच में 130 जो है वो पी टैक्स डिडक्ट होगा, तो मोहन को मैं डेबिट करूंगी, क्योंकि मैं मोहन जो मेरा लायबिलिटी है जिसको मुझे पैसा देना है उसे पूरा तो पैसा देना नहीं है, इसलिए इसको डेबिट कर रही हूँ, और उसका कुछ पैसा किसको देना है, पी टैक्स को देना है, पी टैक्स पेबल को देना है, तो पी टैक्स पेबल को मैं क्रेडिट कर रही हूँ 130 से। तो आपको स्लैब देखना पड़ेगा आपके स्टेट पे कौन सा एप्लीकेबल है, उस हिसाब से आपको इंटरव्यू फेस करना होगा। तो ये सारा क्वेश्चन जो है इसका पीपीटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के साथ दे रही हूँ, और इंटरव्यू से पहले प्लीज इसको प्रिपेयर करके जाइए, आपको समझ में आएगा कहाँ जीएसटी का इम्प्लीकेशन, कहाँ ब्लॉक क्रेडिट, कहाँ आरसीएम, कहाँ टीडीएस। टीडीएस का जो रेट चार्ट है वो पढ़ के जाइए, आरसीएम का जो मेरा वीडियो है, ब्लॉक क्रेडिट का वीडियो वो देख के जाइए, तब आपको एकदम क्लैरिटी आएगी। थैंक यू सो मच गाइज, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज कमेंट कीजिए कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू।